गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सब लोग? बढ़िया, सब मजा में। ओके, मैं भी बढ़िया हूँ बेटा। चलिए बेटा, शुरू कर रहे हैं हम आज का हमारा सेक्शन 36। ठीक है, आज का हमारा सेक्शन 36 हम शुरू कर रहे हैं। उससे पहले मैं चाह रहा हूं मैं आपको एक बार अभी तक जो हमने पढ़ लिया उसकी एक समरी बना के दे दूं, मतलब उसको एक बार मैं डिस्कस करना चाह रहा हूं ताकि आपके माइंड में एक इमेज बन जाए कि हमने अभी तक क्या पढ़ लिया। बीएनपी चैप्टर क्या है, काफी लंबा चैप्टर है, तो ओवर द टाइम क्या हो जाता है, ऐसे लगने लग जाता है कि हमने पता नहीं क्या क्या पढ़ लिया है। तो सुनिए, ध्यान से सुन लीजिए अगले 5 मिनट मेरी बात। बीएनपी हमारा जो चैप्टर है सर, सेक्शन 28 से लेके 44C तक कवर करता है। ठीक है, इस सेक्शन में, इन सेक्शन में से कुछ सेक्शन ऐसे भी हैं जो आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, मतलब इंटर लेवल पे एप्लीकेबल नहीं है। इनमें से सब पहले हमने पढ़ा चार्जिंग सेक्शन, जो था 28, जो ये बताता है कि कौन सी इनकम बीएनपी में आएगी और कौन सी इनकम बीएनपी में नहीं आएगी। ठीक है सर। फिर सर बीएनपी की इनकम कैलकुलेट कैसे करेंगे, उसके लिए हमने मेथड पढ़ा और उसके लिए सेक्शन था हमारा 29। फिर सर एक मेथड और पढ़ा था हमने, मेथड ऑफ अकाउंटिंग, कि अगर हम अकाउंट्स अलग मेथड पे फॉलो कर रहे हैं तो उससे क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो मेथड ऑफ अकाउंटिंग के लिए हमने देखा सेक्शन 145। आगे आ जाइए सर। फिर हमने ये देखा कि सर एक्सपेंसेस कौन से अलाउ है और कौन से अलाउ नहीं है, एक्सपेंसेस कौन से अलाउ है और कौन से अलाउ नहीं है। उसके लिए हमने सेक्शन 30 to 38 पढ़ना था, जिसमें से हमने सर पढ़ा सेक्शन 30 सबसे पहले, जो बोलता था एक्सपेंसेस ऑन आवाज आ रही है ना? आवाज क्लियर नहीं आ रही आपकी। एक मिनट ना। अभी चेक करो आवाज, अभी चेक करो ऑडियो ठीक है क्या? हाँ सर, अभी ठीक है। डन। तो आगे देखिए सर, सेक्शन 30 पढ़ा हमने। सेक्शन 30 बात कर रहा था बिजनेस प्रीमाइसेस की, कि बिजनेस प्रीमाइसेस पे जो भी आपके खर्चे हुए होंगे वो सारे यहाँ पे हम कवर करेंगे, और उसका ट्रीटमेंट हमने पढ़ लिया था। फिर सर हमने सेक्शन 31 पढ़ा, जो कि प्लांट, मशीनरी और फर्नीचर पे होने वाले खर्चे की बात कर रहा था। फिर सर हमने सेक्शन 32 पढ़ा, जो डेप्रिसिएशन की बात कर रहा था। ठीक है, फिर सर हमने पढ़ा सेक्शन 32(1) to 8, जो एडिशनल डेप्रिसिएशन की बात कर रहा था। उसके बाद पढ़ा सर हमने सेक्शन 32(AD), जो कि इन्वेस्टमेंट अलाउंस की बात कर रहा था, पर ये अभी हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है, ये पिछले साल तक ही था। उसके बाद सर हमने पढ़ा सेक्शन 33AB, जो टी, कॉफी एंड रबड़ की बात कर रहा था।
ठीक है। उसके बाद सर हमने पढ़ा सेक्शन 33 ABA, ठीक है, जो साइट रीस्टोरेशन फंड की बात कर रहा था, राइट? यस सर। उसके बाद सर हमने सेक्शन 33 ABA के बाद में सर हमने पढ़ा सेक्शन 35 जो साइंटिफिक रिसर्च की बात कर रहा था। फिर हमने पढ़ा सर सेक्शन 35 2AB जो साइंटिफिक रिसर्च बायोटेक्नोलॉजी वालों के लिए बात कर रहा था, ठीक है सर। फिर हमने पढ़ा सेक्शन 35 AD जो स्पेसिफाइड बिजनेस के लिए बात कर रहा था, राइट? उसके बाद सर हमने पढ़ा 35 ABA और ABB जो टेलीकॉम लाइसेंस की बात कर रहा था। फिर सर हमने पढ़ा सेक्शन 35D जो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस की बात कर रहा था, ठीक है सर। उसके बाद हमने पढ़ा सेक्शन 35DD जो किसकी बात कर रहा था, VRS के एक्सपेंसेस की बात कर रहा था सर। फिर हमने पढ़ा सेक्शन 35 DDA नहीं, अच्छा ओके, मैंने ये पहले लिख दिया, ये VRS का था, ये अमलगमेशन का था, ठीक है, अमलगमेशन के खर्चों का था, राइट? ओके सर। फिर 35E पढ़ा था जो एक्सट्रैक्शन की बात कर रहा था, ओके। और उसके अलावा 3 सेक्शन और पढ़े थे हमने सर। 35CCA पढ़ा था, ठीक है, रूरल डेवलपमेंट के लिए सर। 35CCC पढ़ा था एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के लिए, और लास्ट वन इज 35CCD पढ़ा था स्किल डेवलपमेंट के लिए। बोलिए, राइट? इतने सेक्शंस पढ़ चुके हैं हम। yes, sir. ये सारे सेक्शंस एक स्पेसिफिक एक्सपेंसेस के लिए बात कर रहे थे, ठीक है, और उसकी अलाउबिलिटी के ऊपर हमें समझा रहे थे। अब उसके बाद जो सेक्शन आता है वो जनरल सेक्शन में आ जाता है, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं आज सर सेक्शन 36 की। आई होप इट्स क्लियर टू यू। एक बार बता दो। हाँ जी, क्लियर है ये बात आपको? ओके, तो नाउ सेक्शन 36 हम स्टार्ट कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। सर क्या है ये सेक्शन 36? तो ये बात करता है अदर डिडक्शन, ठीक है सर। ये अदर डिडक्शन क्या है? देखो, एक चीज को आप एक बार इस तरीके से समझिए कि मान लीजिए हमारे घर पे कोई फंक्शन है, शादी है या कुछ भी, ठीक है। अब शादी में जब गेस्ट की लिस्ट बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, मुझे बताइए। आपको शादी में कितने लोगों का अरेंजमेंट करना है, कितने लोगों का खाना बनाना है, क्या इसके लिए पहले आप लिस्ट बनाते हैं कि हाँ सर देख लेते हैं कितने हमारे रिलेटिव्स होंगे? तो सबसे पहले हम किसके नाम लिखते हैं सर? सबसे पहले हम क्लोज रिलेटिव के नाम लिखते हैं लिस्ट में, राइट? यस। क्या उन क्लोज रिलेटिव के नाम लिखते हैं जिनको हम पर्सनली जानते हैं, जिनको नाम से जानते हैं? हाँ सर, जिनका नाम हमें याद है, या मतलब जिनको हम पर्सनली जानते हैं, ओके। उसके बाद क्या मान लीजिए ये लोग होते हैं 100, तो क्या आप 100 लोगों का खाना बनाएंगे? नहीं सर, ये तो वो थे जिनको हम पर्सनली जानते हैं, नाम से, पर्टिकुलर नाम से भी पहचानते हैं। अब हम कुछ ग्रुप्स के नाम लेते हैं। ग्रुप के नाम मतलब कि भैया दूल्हे के फ्रेंड आएंगे, है ना, ग्रूम के फ्रेंड आएंगे 10, ठीक है, दूल्हे के भाई के फ्रेंड आएंगे 5, ऐसे भी तो बनता है फिर कुछ बहुत सारा ग्रुप, ठीक है। लड़की वाले आएंगे 50, है ना, कैटरिंग वाले खुद होंगे, उनका भी खाना है
तो 20 लोग मान लीजिए वो हैं, बैंड बाजे वाले हैं। इस तरीके से आप बहुत सारे ग्रुप्स बनाते हैं, राइट? बोले हाँ या ना? यस। तो इसका मतलब ये लोग भी नाम से पहचाने जाते हैं, पर इंडिविजुअल नाम नहीं होता। ठीक है, हमने कहा दूल्हे के 10 फ्रेंड, अब 10 फ्रेंड के नाम नहीं लिखे जाते, बस लिख दिया कि 10 लोग होंगे। ठीक है, दूल्हे के भाई के 5 फ्रेंड, ठीक है, और किसी के। तो इस तरीके से जो नंबर लिख दिए जाते हैं, तो इनके नाम तो है, पर इन सबको एक ग्रुप में डाल दिया गया है, राइट? ठीक है, तो सर 100 ये, 200 ये, क्या आप 300 का खाना बनाएंगे? नहीं सर। अभी तो कुछ लोग ऐसे भी तो हैं जो बिना बुलाए आ जाएंगे, या फिर जनरली जैसे मान लो आपके घर में शादी है ना, कई लोग ऐसे होते हैं जिनको आपको इनविटेशन नहीं देना। ठीक है, आपके जैसे मोहल्ले में बहुत सारे लोग होंगे और उनमें से आपको कहीं को इनविटेशन नहीं देना, बट मिल गया रास्ते में सामने वाला और आगे से कह दिया अरे घर में शादी है, हमें तो बुलाया नहीं। अब आप क्या करोगे? बोलिए। भी आपके मोहल्ले में बहुत सारे लोग होंगे जिनको आपको इनविटेशन नहीं देना था, बट सामने से बंदा मिलके कहता है कि भैया अरे घर में शादी है, हमें तो बुलाया ही नहीं। आप कहोगे हाँ भैया आ जाना। बुलाएंगे कैसे नहीं, बिल्कुल बुलाएंगे आपको। अभी तो कार्ड बन रहे हैं, ये है वो है, आपको आना है ना, इतना आपने कह दिया। अब वो बंदा आ गया तो क्या खाना नहीं खिलाओगे? खिलाएंगे ना आप, तो वैसे भी तो होंगे। तो मान लीजिए 50 लोग वैसे आए। इसी तरीके से हमने जो अभी तक पढ़ा सेक्शन 35 टू 35E, क्या ये वो सेक्शंस हैं, क्या ये वो एक्सपेंसेस हैं जिनको नाम से हम जानते हैं? बोलिए। हाँ सर, ये वो एक्सपेंसेस है जिनको हम नाम से पहचानते हैं। फिर आ रहे हैं सेक्शन 36 में, जिसमें बहुत सारे ग्रुप हैं, बहुत सारे नाम हैं, पर उनको एक साथ डाल दिया गया, अलग अलग सेक्शन बनाने की जरूरत नहीं थी, इसलिए उनको नाम दिया अदर डिडक्शंस, राइट? और उसके बाद भी जो बच जाएंगे, जिनके लिए ना तो स्पेशल सेक्शन है और ना ही अदर में उनको डाला गया है, तो वो हो जाएंगे जनरल डिडक्शन। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर। एक बच्चा बोला सर मैं तो भगा के शादी करूंगा। हम तो भागते भागते करेंगे, तो किसी को नहीं बुलाना, ऐसा? ओके, चलिए भाई सुनिए। आगे चलते हैं बेटा, अब सुनना ध्यान से। मैं एक एक एक्सपेंसेस का नाम लिखूंगा, आपको मुझे जवाब देना है कि अकॉर्डिंग टू यू ये एक्सपेंसेस अलाउ है या नहीं। ठीक है, पहला एक्सपेंसेस है सर इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ स्टॉक। इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ स्टॉक, हमने स्टॉक का इंश्योरेंस करवा लिया कि भैया कल को स्टॉक जल जाए, खराब हो जाए, तो हम उसका इंश्योरेंस करवा लेते हैं। बोलिए, अलाउ है या नहीं? बिल्कुल सर अलाउ है। क्यों? क्योंकि सर बिजनेस से रिलेटेड है, रेवेन्यू नेचर का है, तो क्या दिक्कत है? ठीक। दूसरा कहा गया सर इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ कैटल्स। ठीक है, इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ कैटल्स। सर कैटल मतलब भेड़ बकरी भी है, लाइव स्टॉक। तो लाइव स्टॉक का इंश्योरेंस करवाया आप, बोलो अलाउ है या नहीं? लाइव स्टॉक का इंश्योरेंस, यस सर अलाउड। ये अगर लाइव स्टॉक मेरे बिजनेस में काम आ रहे हैं तो उनका इंश्योरेंस मैं करवाऊंगा। ठीक है, जस्ट लाइक एसेट, जैसे मैं अपने एसेट का इंश्योरेंस करवाता हूँ वैसे इसका भी करवाऊंगा। ओके,
हाँ जी, हेल्थ इंश्योरेंस ऑफ एम्प्लॉय, बोलिए, हेल्थ इंश्योरेंस ऑफ एम्प्लॉय, हेल्थ इंश्योरेंस ऑफ एम्प्लॉय अलाउ है या नहीं है? चल, यस सर, अलाउड है। ठीक है, कंडीशन इनकी वही चल रही है, कंडीशन सर वही चल रही है, कंडीशन कोई अलग से नहीं है। क्या कंडीशन है? बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए, रेवेन्यू नेचर का होना चाहिए, एक्सेट्रा, वही है। अच्छा, इसमें एक एक्स्ट्रा बात मैं लिख रहा हूँ, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ एम्प्लॉय जो है वो अलाउ तो होता है, पर वो तभी अलाउ होता है जब उसका पेमेंट जो है वो अदर देन कैश हो। अगर कैश पेमेंट दिया है तो वो अलाउ नहीं होगा, ये बात ध्यान रख लेना। ओके, चलिए नेक्स्ट लिखते हैं सर। बेड डेट्स, बोलिए, बेड डेट्स अलाउड है या नहीं? बेड डेट्स अलाउ है या नहीं है? हाँ जी, कुछ बच्चे कह रहे हैं सर अलाउ है। यहाँ पे एक बात बहुत समझने वाली है, ध्यान से समझना। सर बेड डेट भी दो तरीके के होते हैं, बता सकता है कोई कौन से दो? सर एक रेवेन्यू नेचर के और एक कैपिटल नेचर। पढ़ा है कभी कि सर बेड डेट भी दो तरीके के होते हैं, रेवेन्यू और कैपिटल? नहीं सर, देखिए रेवेन्यू नेचर का मतलब पर्पज उसका रेवेन्यू होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, एडवांस अगेंस्ट मटेरियल, मतलब सर मान लो, ठीक है, मान लो कि मैंने एडवांस पेमेंट किया मटेरियल मंगाने के लिए सप्लायर को, और सप्लायर मेरा पैसा खा गया, ना तो उसने मुझे मटेरियल भेजा और ना ही पैसा वापस देने को तैयार। क्या ये मेरा बेड डेट है? क्या ये मेरा बेड डेट है? यस, ये मेरा बेड डेट है। ठीक है, आपने हो सकता है आज तक सिर्फ डेटर्स में ही पढ़ा हो, सर हमने तो डेटर्स ही पढ़ा था कि हमने किसी को माल बेचा और उसने पैसा देने से मना कर दिया, वो बेड डेट। राइट, तो बेड डेट दोनों ही होते हैं बेटा। आपको किसी से भी बिजनेस का पैसा लेना है और वो अगर रिकवर नहीं हो पाता है तो दोनों ही बेड डेट। ओके, ठीक है। कैपिटल नेचर का सर कैसे हुआ? कैपिटल नेचर मतलब कैपिटल नेचर, मान लीजिए आपने किसी को एडवांस दिया, एडवांस अगेंस्ट परचेज ऑफ बिल्डिंग। ठीक है, आप एक बिल्डिंग परचेज करना चाहते हैं, उसके लिए आपने किसी को 5 लाख रुपए एडवांस, अब उस बंदे ने मना कर दिया कि ना तो पैसे लौटाऊंगा ना ही बिल्डिंग बेचूंगा, तो क्या मैं इससे रेवेन्यू नेचर का बेड डेट मानूं और इसे अलाउ कर दूं, क्योंकि इसका पर्पज जो था वो रेवेन्यू था, और इसे मैं क्या कर दूंगा, डिसअलाउड, क्योंकि इसका पर्पज क्या था, कैपिटल था।
तो बेसिकली इट्स ए कैपिटल लॉस और ये रेवेन्यू लॉस। बोलो, इज दैट क्लियर? ओके, आगे चले। यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो। 4 पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए। किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो पूछ लो। सर जैसे प्रोविजन होता है बैड डेब्ट्स के, हम्म, अलाउेबल होंगे या नहीं? नहीं होंगे। चलो आपका क्वेश्चन भी देख लेते हैं, डिटेल में देख लेते हैं ना। लो सर, लो सर, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स वेदर अलाउड और नॉट, तो वी से इट्स नॉट अलाउड। सर क्यों अलाउड नहीं? अलाउड इसलिए नहीं है कि इट इज ए एंटिसिपेटेड लॉस। क्या है ये? एंटिसिपेटेड लॉस है, मतलब कि हो सकने वाला लॉस। जबकि इनकम टैक्स में वही लॉस अलाउ होता है जो हो चुका है। ठीक है, मतलब जो फ्यूचर लॉस है वो इनकम टैक्स में अलाउ नहीं होते हैं। फ्यूचर लॉस इनकम टैक्स में अलाउ नहीं होते हैं, ओनली जो लॉस हो चुके हैं वही अलाउ होते हैं। ठीक है, अच्छा। अब यहाँ पे पॉइंट आया कि सर कई ऑर्गेनाइजेशन ऐसे हैं जहां पे ये तो पता है कि फ्यूचर में लॉस होगा। कई ऑर्गेनाइजेशन ऐसे हैं जिसमें पता है कि फ्यूचर में पैसा डूबेगा। ठीक है, पर हम उनको आज अलाउ अगर नहीं करेंगे, अगर हम उनको आज पैसा अलाउ नहीं करेंगे, एक्चुअली बेड डेट होने पे अलाउ करेंगे, तो एक दिन ऐसा आएगा जब उनका बहुत बड़ा अमाउंट डूबेगा और उस दिन हमारे एक साथ हमको उनको अलाउ करना पड़ेगा। तो इसलिए इस पॉइंट का एक्सेप्शन बनाया गया, और वो एक्सेप्शन क्या है वो देखिए। ठीक है, इस पॉइंट का सर एक्सेप्शन बनाया गया, और एक्सेप्शन में बोला गया कि सर अगर कोई बैंक है ना, अगर कोई बैंक है, इंडियन बैंक, ठीक है, या फिर कोई फॉरेन बैंक है, ठीक है, या फिर सर कोई पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, और या सर कोई एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन है या कंपनी है, तो सर ये लोग ऐसे हैं कि इनका पैसा तो डूबना है, ये सबको पता है इनका पैसा तो डूबना है। ठीक है, और ये हर साल प्रोविजन भी बनाते हैं क्या? यस सर, ये हर साल प्रोविजन बनाते हैं। तो आपने कंपनी अकाउंट्स में, अच्छा अभी आपने कुछ लोगों ने पढ़ा होगा, कुछ ने नहीं पढ़ा होगा, कंपनी अकाउंट्स में एक चैप्टर आता है सर, बैंकिंग कंपनी। ठीक है, बैंकिंग कंपनी में बोला गया है कि जो बैंक्स होते हैं उन्हें प्रोविजन बनाना अलाउ है,
और एक वर्ड यूज किया जाता है एनपीए। बताए किसी को एनपीए क्या होता है सर? सर एनपीए क्या होता है पता है क्या किसी को? पता है किसी को एनपीए क्या होता है? ये होता है बेटा नॉन परफॉर्मिंग एसेट। क्या बोलते हैं? नॉन परफॉर्मिंग एसेट। मतलब सर, मतलब ये, मुझे एक बात बताइए, मेरा टूर एंड ट्रेवल का बिजनेस, मेरे पास 10 गाड़ियां हैं, उसमें से एक गाड़ी ऐसी है जो चल नहीं सकती, खराब पड़ी है, ठीक है? ओके, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे पास 9 गाड़ियां जो है उनको मैं परफॉर्मिंग एसेट कह सकता हूँ कि ऐसी एसेट है जो परफॉर्म कर रही है और मुझे कमा के दे रही है? हाँ। और जो एक गाड़ी खराब है, क्या मैं उसे नॉन परफॉर्मिंग एसेट कह सकता हूँ? क्योंकि वो मुझे कमा के नहीं दे रही है। नहीं बेटा, बैंक के बैड डेट को एनपीए नहीं बोलते मुरली, सुनो, ठीक है सर। तो 9 गाड़ियां सर जो कमा के दे रही है वो मेरी परफॉर्मिंग एसेट है, मतलब जो परफॉर्म कर रही है। और एक गाड़ी जो मुझे कमा के नहीं दे रही वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, क्योंकि वो मुझे वो काम नहीं कर रही है, परफॉर्म नहीं कर रही है। सिमिलरली बैंक के लिए एसेट क्या होती है भैया? बैंक के लिए एसेट क्या होती है पता है आपको? बैंक के लिए एसेट होती है उनके लोन, एडवांसेज। डेटर्स नहीं बोलेंगे बेटा, लोन एंड एडवांसेज। जो बैंक लोन देता है, जो एडवांसेज देता है, वो बैंक की एसेट होती है, राइट? क्योंकि उसी से तो इंटरेस्ट जनरेट होगा बैंक को। अब इन लोन एडवांसेज में कुछ लोन एडवांस ऐसे भी हो जाते हैं जो इंटरेस्ट देना बंद कर देते हैं। बंद कर देते हैं मतलब सर वो डूबने की कगार पे है, जिसने लोन लिया था वो ईएमआई भर ही नहीं रहा। तो अगर आपने बैंक से लोन लिया तो बैंक के लिए एक एसेट क्रिएट हो गई, ठीक है? वो लोन उसकी एसेट है। अब उस पे आप ईएमआई देते जा रहे हैं, इसका मतलब तो वो उस लोन पे कमाते जा रहे हैं, तब तो वो उनकी परफॉर्मिंग एसेट है। और आपने ईएमआई देना बंद किया तो बैंक के लिए वो एसेट हो गई नॉन परफॉर्मिंग एसेट। समझ गए? ठीक है। जनरली 90 डेज का टाइम दिया जाता है। कितने दिन का सर? 90 डेज का। अगर किसी लोन की इंस्टॉलमेंट 90 डेज से ज्यादा ओवर ड्यू हो जाती है, ओवर ड्यू होने का मतलब कि ड्यू हो गई पर सामने वाला पे नहीं कर रहा ईएमआई, तो बैंक उसे एनपीए मान लेती है। बैंक उसे क्या मान लेती है? एनपीए। ऐसा नहीं है 2 दिन ईएमआई लेट हुई और बैंक ने मान लिया कि लोन रुक जाएगा, नहीं। 90 डेज से ज्यादा जब ओवर ड्यू हो जाता है तब बैंक उसे एनपीए मानना स्टार्ट कर देती है, राइट? अलग अलग कैटेगरी बनाई जाती है। जैसे आप जब कैटेगरी होती है एक कि कोई बात, ठीक है, कुछ लोगों के लिए आप आ जाएगा। दूसरा, आप ये सोचते हो कि टाइम लगेगा, इसमें पैसा तो आ जाएगा पर टाइम लगेगा। तीसरा, आप ये सोचते हो कि भैया पैसा आना मुश्किल है, ये पैसा तो डूबेगा, ठीक है। और चौथा, आप ये सोचते हो लो डूब गया, अब पैसा नहीं आएगा। आज क्लियर है क्या? मुरली कह रहे हैं सर वॉइस ब्रेक हो रही है। वॉइस ठीक है क्या, बता दो पहले। अभी ठीक है? ओके। देखिए इतने लोगों का नेटवर्क है बेटा, मेरा नेटवर्क चल रहा है, फिर आप सबका नेटवर्क चल रहा है, तो कहीं पे भी कोई भी डिस्टरबेंस होगा तो देयर कैन बी फ्लक्चुएशन, ठीक है?
चलिए कोई सॉल्यूशन नहीं है अपने पास, अपन कोशिश करते हैं कम से कम। चलिए, तो सर हमारे पास बैंक के पास मतलब जितनी एसेट होती है उनको अलग अलग कैटेगरी में बांटा जाता है। पहली एसेट होती है सर स्टैंडर्ड एनपीए। स्टैंडर्ड एनपीए का मतलब कि ठीक है अभी कोई खास बात नहीं है, 2 से 5 दिन एक्स्ट्रा ही हुए हैं, आ जाएगा पैसा। और ज्यादा टाइम लेट हो जाता है तो बैंक उसको मानता है सब स्टैंडर्ड। ठीक है, और ज्यादा लेट हो जाता है तो बैंक उसको मानता है डाउटफुल। ठीक है, और बहुत ज्यादा लेट हो जाता है तो बैंक उनको मानता है लॉस असेट, कि ये तो डूब गए। समझ पा रहे हैं? बाकी तो आप इसको बैंकिंग कंपनी में डिटेल में पढ़ेंगे, अभी इतना समझ लीजिए कि बैंक के जितने एडवांसेज होते हैं जो ओवरड्यू हो जाते हैं, ओवरड्यू होते हैं तो उनको बोलते हैं एनपी। और फिर उस एनपीए की अलग अलग कैटेगरी होती है, स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल और लॉस। ठीक है, और इनका अमाउंट भी फिक्स है, परसेंटेज, कि कितना परसेंट इन पे प्रोविजन बनाना है, तो उस हिसाब से इन पे प्रोविजन बनाया जाता है। इज दैट क्लियर? तो मतलब अकाउंट्स में इस रूल के अकॉर्डिंग प्रोविजन बनाया जाता है। पहले बताओ ये बात समझ में आती है आपको? हाँ सर, पर हम तो अकाउंट्स पढ़ नहीं रहे सर, हम तो टैक्स पढ़ रहे हैं ना। हम तो टैक्स पढ़ रहे हैं, अकाउंट्स नहीं पढ़ रहे हैं, तो हमें अकाउंट से क्या मतलब? बिल्कुल हमें अकाउंट से मतलब नहीं है। तो यहाँ पे क्या बोला गया कि आपने अकाउंट्स में कितना प्रोविजन बनाया, ठीक है, उससे हमें मतलब नहीं है, हम कितना अलाउ करेंगे मैक्सिमम, ये देखो। आप देखो क्या बोला गया बेटा, 8.5% ऑफ टोटल इनकम। हम आपको कितना अलाउ करेंगे सर? 8.5% ऑफ टोटल इनकम के बराबर। ठीक है, और ये तीनों जो लोग हैं, फॉरेन बैंक, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और एनबीएफसी, इनको सर हम 5% ऑफ टोटल इनकम के बराबर अलाउ करेंगे। सर मतलब समझ में नहीं आया? सुनो, फॉर एग्जाम्पल इस साल का प्रीवियस ईयर 20 और 21 की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है सर, प्रीवियस ईयर 2021 में टोटल इनकम है बैंक की 20 करोड़। टोटल इनकम कितनी है? 20 करोड़। और एज पर अकाउंट्स प्रोविजन बनाया गया है 2 करोड़ का। ठीक है, ध्यान से सुनना, बैंक की इनकम कितनी है सर? 20 करोड़। एज पर अकाउंट, ये वाले जो बैंकिंग कंपनी के रूल है, इसके हिसाब से सर प्रोविजन बनाया इस साल 2 करोड़ रुपए का। तो क्या 2 करोड़ का प्रोविजन अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स अलाउ हो जाएगा? बताइए। नहीं सर, 2 करोड़ का प्रोविजन अलाउ नहीं होगा। अलाउ होगा मैक्सिमम 8.5% ऑफ टोटल इनकम, विच इज 1.7 करोड़ आ रहा है। चेक करो एक बार। यस सर, सर 1.7 करोड़ ही अलाउ होगा, क्योंकि मैक्सिमम हम इतना ही अलाउ कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा मान लो एक्चुअल प्रोविजन होता 1 करोड़, तो अगर एक्चुअल प्रोविजन 1 करोड़ होता तो सर, तो कितना अलाउ होता? तो सर 1 करोड़ हो जाता, क्योंकि ये तो मैक्सिमम अमाउंट है। समझ गए? 8.5% इज द मैक्सिमम। तो एक्चुअल और मैक्सिमम, एक्चुअल और मैक्सिमम, विच एवर इज लेस। इज दैट क्लियर? ओके,
एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, मैं ये चलो ठीक है, पढ़ा लेंगे, कोई बात। चले आगे। तो प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट किसी भी पर्सन के लिए अलाउेबल नहीं है, सिर्फ बैंक को छोड़ के, ठीक है। और बैंक में भी इंडियन बैंक को मिलता है सर 8.5% ऑफ टोटल इनकम के बराबर का डिडक्शन, और बाकी बैंकों को मिलता है 5% ऑफ टोटल इनकम के बराबर का डिडक्शन, राइट। तो एक्चुअल प्रोविजन जो बनाएंगे अकॉर्डिंग टू बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, और जितना इनकम टैक्स में अलाउ है वो देख लें। ओके, अब सुनिए, हमारे यहाँ पे आपको पता है एग्रीकल्चर लोन बहुत ज्यादा होते हैं, एग्रीकल्चर लोन होते हैं बहुत सारे। यस सर। बैंक को कहा गया कि सर आप एग्रीकल्चर लोन दो, बैंक कहते साहब हम तो नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? कि सर पहले तो हम आपको पता ही है कि एग्रीकल्चर लोन डूब जाते हैं, दूसरा आप हमसे टैक्स भी चार्ज करते हो। टैक्स चार्ज करते हो मतलब सर ये कि आप हमें इनकम टैक्स में बैड डेट्स की छूट भी कम देते हो। अगर हम शहर में लोन देंगे तो भी आप 8.5% ऑफ टोटल इनकम के बराबर छूट दोगे। अगर हम गांव में लोन देंगे तो भी आप इतना ही छूट देंगे, तो हम गांव में लोन क्यों दें? तो बैंक ने, गवर्नमेंट ने क्या कहा कि अच्छा एक काम करो, आप गांव में लोन तो दो, हम आपको 10% ऑफ एडवांसेज 10% ऑफ एवरेज एडवांसेज बाय रूरल ब्रांच। आपकी गांव की ब्रांच ने जितना लोन दिया होगा ना उसका 10% और अलाउ कर देंगे हम आप, मतलब 8.5% ऑफ टोटल इनकम तो रहेगा ही रहेगा, साथ ही साथ 10% ऑफ रूरल एवरेज एडवांस का और हम आपको अलाउ कर एक्स्ट्रा, ओनली टू इंडियन बैंक। सिर्फ किसको? इंडियन बैंक को, बाकी किसी को नहीं। बोलिए, बात समझ में आती है? कोई डाउट है तो पूछ लो। सर हम्म सर इन केस अगर हम बैड डेब्ट शो करके डिडक्शन ले लेते हैं और अगर फर्दर इयर्स में वो बैड डेब्ट रियलाइज होते हैं तो रिकवर हो जाते हैं। अगर हम बेड डेट दिखा देते हैं और सर बेड डेट रिकवर हो जाते हैं तो आगे एक सेक्शन पढ़ेंगे अपन, सेक्शन 41 सबसेक्शन 1 उसमें उसे डीम्ड इनकम माना जाता है, ठीक है। ओके उसमें एक कंसेप्ट आएगा डीम्ड इनकम, तो वो वहां कवर होगी और उससे वापस से उसको इनकम माना जाएगा। ओके ओके सर। चलो, इनकम टैक्स बनाने वाले ने हर चीज सोच ली, जितनी वो सोच सकता था ना सब चीज सोच ली। चलिए सर आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट ले लेते हैं सर, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुन लेना। इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। कैसे सर? सुनिए, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग मतलब सर हमने लोन लिया तो उस पे जो ब्याज लगेगा क्या वो हमें अलाउ है या नहीं? तो इसके भी पहले तो दो पहलू समझिए। आपने लोन क्यों लिया? क्या आपने वर्किंग कैपिटल लोन लिया? ठीक है। क्या आपने बैंक ओवरड्राफ्ट लिया? क्या आपने सीसी लिमिट ली? ये सारे लोन वर्किंग लोन है, राइट। आई होप आपको पता होगा ये। यस सर। तो सारे रेवेन्यू नेचर के हैं,
तो इसलिए इन सब का जो इंटरेस्ट लगेगा वो अलाउड है। ठीक है, तो अगर आपने वर्किंग कैपिटल लोन लिया है ठीक है, फॉर स्मूथ ऑपरेशन के लिए, तो वो अलाउेबल है। ओके सर, सर आपने लोन लिया है फॉर फिक्स असेट, आपने कोई बिल्डिंग, कोई मशीनरी, कोई प्लांट खरीदने के लिए लोन लिया तो क्या होगा भाई? आपने पढ़ा है कहीं पे इसका ट्रीटमेंट, याद है आपको? हमने पढ़ा था, याद है क्या किसी को? अगर हमने फिक्स असेट खरीदने के लिए लोन लिया है तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा, ये हमने पढ़ा था। कहाँ पढ़ा था, बता सकता है कोई? सर हाउस प्रॉपर्टी। नहीं, हाउस प्रॉपर्टी में तो बिजनेस का कोई लिंक ही नहीं था ना। ये हमने पढ़ा था सेक्शन 43 सबसेक्शन 1। नेहा ने कुछ क्लोजली आंसर दिया है। ठीक है, इसमें बोला गया सर अप टू पुट टू यूज, अप टू पुट टू यूज तक का जो इंटरेस्ट होगा सर वो तो कैपिटलाइज होगा, मतलब वो तो असेट की कॉस्ट में जुड़ेगा। ठीक है, और आफ्टर पुट टू यूज, आफ्टर पुट टू यूज जो इंटरेस्ट होगा वो अलाउड हो जाएगा। ओके, तो सर पुट टू यूज तक का जो इंटरेस्ट है वो तो जोड़ दीजिए असेट की कॉस्ट में, हमने पढ़ा था डेप्रिसिएशन वाले पॉइंट में। राइट, और पुट टू यूज के बाद का जो इंटरेस्ट है सर वो अलाउ हो जाएगा। यहां तक कोई डाउट है तो बोलिए। यहां तक किसी के कोई डाउट है तो बोलिए। अरे शशांक करवाया हुआ है, सेम क्वेश्चन करवाया हुआ है, इसमें एग्जांपल क्या दूं बताऊं? एज इट इज क्वेश्चन भाई आपने आज एक असेट खरीदी है ना, क्या डेट है आज सर? 6 मई को हमने असेट खरीदी और आपने आज लोन ले लिया। ये असेट पुट टू यूज आई 1 जुलाई 2021 में, तो यहाँ तक का जो इंटरेस्ट लगेगा वो तो इसकी कॉस्ट में जोड़ दो, और उसके बाद जो इंटरेस्ट लगेगा 31 मार्च 2022 तक वो अलाउड कर दो। ये लो एग्जाम्पल। ओके चलिए, ओके आगे देखिए। आगे हमें देखना है कि हमने एक चीज पढ़ी थी, याद होगा आपको, कि कोई भी अपने आप से इनकम नहीं कमा सकता, याद है क्या? नो वन कैन अर्न इनकम फ्रॉम हिमसेल्फ और हरसेल्फ, ऐसा पढ़ा हुआ है। कोई भी अपने आप से इनकम नहीं कमा सकता। यस सर। यस सर, तो अगर ये पढ़ा हुआ है तो अगर मैं ये लिखूं कि इंटरेस्ट ऑन प्रोप्राइटर कैपिटल, ठीक है, एक बंदा प्रोप्राइटर से बिजनेस करता है और उसे अपनी कैपिटल पे इंटरेस्ट अलाउ करवाना है तो अलाउ होगा या नहीं होगा? नहीं होगा सर। तो आंसर इज नो, नॉट अलाउड, क्योंकि सर तो मालिक है ना, वो तो प्रॉफिट लेगा, तो इंटरेस्ट लेने की क्या जरूरत है? इंटरेस्ट देने वाला भी वही, इंटरेस्ट लेने वाला भी वही, इसलिए ये अलाउेबल नहीं है। अच्छा सर, इसकी जगह अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर होता तो
पार्टनर होता तो सर फिर तो अलग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सर फर्म अलग होती है, पार्टनर अलग होते हैं। ठीक है, किसी पार्टनर ने ज्यादा पैसा लगा रखा होगा, किसी ने कम लगा रखा होगा, तो फर्म अलग है और पार्टनर्स अलग है, तो इसलिए सर वो अलाउ होगा। समझ गए? पर ये भी एक लिमिट तक ही अलाउ होता है, और वो लिमिट आती है, आगे पढ़ेंगे हम सेक्शन 40B के अंदर। ऐसा नहीं है कि आप अपना टैक्स बचाने के लिए चाहे जितना इंटरेस्ट पार्टनर को दे दो, तो उसके लिए एक लिमिट लगाई गई है जो कि 40B में कवर हो। बोलो, क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ओके सर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू member of AOP, Association of Person or Body of Individual. बोलिए सर, अलाउ है या नहीं? तो हम बोलेंगे सर नॉट अलाउड। ये स्पेशली बोला गया है नॉट अलाउड। क्यों नहीं है वो हम जब इनका असेसमेंट पढ़ेंगे तब वहां पे हम इसको कवर करें। राइट, ओके नेक्स्ट आ जाइए सर। एक पॉइंट स्पेशली यहाँ पे अगर कहीं पर आ जाता है सर, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स। मतलब सर इनकम टैक्स चुकाने के लिए पैसा नहीं था हमारे पास, तो हमने लोन लिया, तो उस लोन पे जो इंटरेस्ट लगेगा वो अलाउ है या नहीं? बताइए। इनकम टैक्स को चुकाने के लिए, इनकम टैक्स को चुकाने के लिए सर हमने लोन लिया, तो उस लोन पे जो पैसा लगे, इंटरेस्ट लगेगा, वो अलाउ है या नहीं? नहीं। हाँ जी बोलिए, यस और नो? सर नॉट अलाउड। नॉट अलाउड, यस नॉट अलाउड। इनकम टैक्स खुद ही अलाउड नहीं है। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे सर इनकम टैक्स तो खुद ही अलाउड नहीं है, क्योंकि इनकम टैक्स पर्सनल होता है, कमाने के बाद का एक्सपेंसेस है, पर्सनल है, इसलिए उसको अलाउ नहीं किया गया। राइट, ओके सर, बता दीजिए यहाँ तक कोई डाउट है? सर अगर हम सेम इंटरेस्ट, अगर हमने लोन लिया है जीएसटी का पेमेंट करने के लिए, लायबिलिटी ज्यादा हो गई थी तो हमने लोन लिया था जीएसटी का पेमेंट करने के लिए, अब उसका इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, तो फिर वो तो अलाउडेबल वो अलाउ होगा हो या? जाएगा, क्योंकि जीएसटी खुद अलाउ होता है। भाई ओके जो सर। चीज खुद अलाउ है उसके लिए आप लोन लो चलेगा, और जो चीज खुद ही अलाउड नहीं है उसके लिए लोन लेने का तो कोई सेंस नहीं है। और बोलिए। और कोई डाउट? सर इंटरेस्ट ऑन शेयर कैपिटल, मतलब शेयर पे जो हम इंटरेस्ट देते हैं। इंटरेस्ट ऑन शेयर कैपिटल हाँ सर। कभी मिलता है क्या? इंटरेस्ट ऑन शेयर कैपिटल नहीं सर, जैसे मतलब डिवेंचर वगैरह को हम इंटरेस्ट इश्यू करते हैं हाँ ना। डिवेंचर मिल जाएगा, सॉरी, वो डिवेंचर। शेयर कैपिटल बोल दिया गलती से। हाँ डिवेंचर मिल जाएगा बेटा। और बोलिए। सर LIC कराई है एम्प्लॉय की तो अलाउ है या नहीं है? LIC अलाउड नहीं है। अगर एम्प्लॉय की LIC करवाता है एम्प्लॉयर, वो अलाउेबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि LIC पर्सनल नेचर की होती है। और कोई डाउट यहाँ तक? चलिए फिर आज के लिए इतना ही, बाकी करेंगे कल। इसको जरूर से पढ़ के आ जाना। थैंक यू।